हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम लोग नई क्लासेस शुरू कर रहे हैं और जो पहला मैं क्लास ले रहा हूँ वो है पॉलिटी की। और पॉलिटी के टॉपिक को मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट करने की शुरुआत कर रहा हूँ, जो है प्रेसिडेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और उनके जितने भी उनके प्रावधान हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। जैसे कि लास्ट के जो 3 एग्ज़ाम हुए, लास्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 2022 का, 23 का और 24 का, उन एग्ज़ाम्स को देखने के बाद अब ये चीज़ में थोड़ी क्लैरिटी हो रही है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर आते थे उसमें फैक्चुअल डेटा जो यूपीएससी पूछता था, जो ट्रेंड रहा है 2013 के बाद से, वो बहुत मतलब रेयर केस में होता था। मतलब 100 में से शायद 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे हो जाते थे जहाँ पर यूपीएससी डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लेता था। लेकिन अब इसका ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है जैसे कि यूपीपीएससी वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो डेटा बहुत ज़्यादा काम आता है, जो डायरेक्ट फैक्ट होते हैं उनकी वहाँ पे बहुत ज़रूरत होती थी। लेकिन अब यूपीएससी भी उसी तरफ जा रहा है और मतलब कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब जो प्रिपरेशन करेंगे किसी भी टॉपिक की, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, उसको हम लोग पूरी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जैसे कि अब जब बेस तैयार करते हैं यूपीएससी का, जो लोग नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता देता हूँ। तो बेस तैयार करते वक्त आप सब कुछ पढ़ते हैं, मतलब आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, प्रोसीजर भी पढ़ेंगे, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन 2 साल बाद जब आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है तो आप क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि उस फैक्चुअल डेटा को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट आर्टिकल वो नहीं याद करना चाहते। और ये पिछले 2022 के पहले तक ये बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि यूपीएससी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल से नहीं पूछ लेती कि आर्टिकल 53 किससे रिलेटेड है, करेक्ट, आर्टिकल 53 में क्या लिखा है। लेकिन अब वो चीज़ें बदल रही हैं, फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके के क्वेश्चन अब बन सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों को अब साथ में लेके चलना होगा, रिवीजन के वक्त हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो हालांकि ये इसमें कंडीशन क्या होती है, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल जब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया या और भी अदर एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें आप लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, या जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो वहाँ पर वो रटने की कोशिश करते हैं और उस कंडीशन में उनको वो कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग हर चीज़ बिल्कुल कंसेप्चुलाइज करेंगे, एक एक डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और जब उस डिटेल को हम लोग कंसेप्ट के फॉर्म में पढ़ना शुरू करते हैं तो जो फैक्ट होते हैं वो अपने आप सेटल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ैक्ट हम कैसे याद करेंगे, वो अपने आप याद हो जाएंगे, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग बिना लेट करे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टेबल ऑफ कंटेंट मतलब कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा ब्रीफ का इंट्रोडक्शन दूंगा कि मतलब कि हमें यूपीएससी से रिलेट करके इसमें क्या क्या जो काम का है वो देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं, उसके बाद इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है राष्ट्रपति का, पावर्स क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन में मैं आपको, जैसे मेरा कहने का मतलब है कंक्लूजन में कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंक्लूजन दूंगा उस टॉपिक के बेस पर। फॉर एग्जांपल जैसे यूपीएससी डिमांड करती है कि मैं जैसे एक मेंस का क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन मान लीजिए अगर उसको कुछ भी, मतलब राष्ट्रपति का भी बहुत हाईलाइटेड हो गया, ठीक है, इंडिया के अंदर न्यूज़ में बहुत हाईलाइट चल रहा है, तो चांसेस है कि उससे क्वेश्चन बने उस टॉपिक से। लेकिन यूपीएससी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे घुमा के पूछेगा। ठीक, मतलब आपको ऐसी कंडीशन में, डायलेमा वाली कंडीशन में, मोरल कंडीशन में डाल के पूछ सकता है राष्ट्रपति को लेकर कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के बराबर क्यों नहीं होती हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ राष्ट्रपति से ज़्यादा क्यों होती हैं, जबकि बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्यों राष्ट्रपति की पावर कम है, क्यों पावर कम होनी चाहिए, क्या किन किन चीज़ों में राष्ट्रपति की पावर को बढ़ाया जा सकता है, क्या कंपैरिजन है अदर स्टेट से, अदर स्टेट से मेरा मतलब अदर कंट्री से। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, अभी आपको इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ कि जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तब हमारा जो
आंसर होना चाहिए वो किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, हमें बीच से निकलना है। क्या सही है क्या गलत है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस एक जो अपने तर्क भी देने हैं और उन तर्क के साथ ऐसा तर्क रखने हैं एग्ज़ाम में कि सामने वाले को ये ना लगे कि हम मेरी जो थिंकिंग है वो बायस्ड है, भले ही आप बायस्ड हो, करेक्ट। वो ऐसा होना चाहिए कि आप बीच से निकल रहे हैं, आपने अपनी बात भी कह दी और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो कंडीशन हमें लेके चलनी। तो मेंस का खैर बहुत मतलब जब पूरा बेस आपका बन जाएगा तब मेंस की हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसी बेस पे हम लोग मेंस के क्वेश्चन लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के अंदर, इनके अंदर सब टॉपिक्स हैं तो वो हम लोग आगे ही देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है भारत के राष्ट्रपति सम्मानीय प्रमुख से यहाँ मतलब है कि वो एक कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। अगर कभी ये आ जाए कि किसी भी मतलब भारत का प्रमुख कौन है तो वो राष्ट्रपति है, ठीक है। राज्य का प्रमुख कौन है तो वो राष्ट्रपति है। तो उसी बेस पे ये है। तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के सम्मानीय प्रमुख या राज्य प्रमुख होते हैं भारत। और साथ में देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी ज़रूर है, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैं इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं लिखा हुआ है तो मैं पढ़ देता हूँ कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति ही राष्ट्रपति होते हैं। इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत मतलब 1 या 2 आर्टिकल में आ जाएगी। फिर भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और सेना का प्रमुख क्यों होता है इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। और राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, संविधान में उसकी क्या भूमिका है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। और साथ साथ हमें ये भी जानना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है और जो दूसरे देशों के राष्ट्रपति, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन का राष्ट्रपति जो है, जो मतलब ब्रिटेन में राजा होते हैं लेकिन हमारा राष्ट्रपति उन्हीं के बेस पे, उन्हीं के उसी पद के लेकर बना हुआ है। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे कि वहाँ पे उनके पास क्या शक्तियाँ हैं और हमारे पास जो राष्ट्रपति हैं उनकी क्या शक्तियाँ हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि यूएसए का राष्ट्रपति जो है उसमें और हमारे राष्ट्रपति में क्या अंतर है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सिंगल टॉपिक के अंदर। तो अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में दे रखा है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल्स हैं भाग 5 में वो हैं आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। हम लोग हर एक आर्टिकल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, आपका थोड़ा सा क्लू मिल जाए कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब आर्टिकल 252 बेसिकली यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संविधान में निर्धारित शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेगा, ठीक है। दैट मीन्स राष्ट्रपति उन सारी चीज़ों का पालन करेगा जो उसके लिए संविधान में कही गई हैं, ठीक है। और समय समय पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करी हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आर्टिकल ऐसा है जो क्लियरिटी नहीं देता कि वो क्या कहना चाहता है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि आखिर जो जिन्होंने संविधान बनाया, हमारी संविधान सभा जो थी, वो क्या कहना चाह रहे थे, उसको वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर उसकी व्याख्या करते हैं और फिर वो एक लेगेसी के लिए, लेगेसी के तौर पर या संसद चाहे उसको कानून बनाकर स्थापित कर सकती है। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो निर्धारित शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्र में निहित होंगी। देखिए जो पीछे भी हम लोग ने पढ़ा था ना कि मतलब जो सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, वही इस आर्टिकल 53 में रखा है। अब देखिए ये चीज़ आपको थोड़ी कंफ्यूज करेगी, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। इसमें लिखा है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में संरक्षित होती है। दैट मीन्स इसको हम सरल शब्दों में कह दें तो संघ की जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आएगी कि आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति तो कार्यकारी प्रमुख होता है, या सॉरी राष्ट्रपति
नाम मात्र का प्रमुख होता है, और जो जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती है वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसमें ये क्यों लिखा हुआ है कि संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में संरक्षित होंगी? इसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, कोई भी काम होगा, कोई कानून बनेगा, किसी देश के साथ कोई संधि होगी, कोई एमओयू साइन होगा, कुछ भी, कोई भी डील होती है, कुछ भी होगा, तो वो हमेशा राष्ट्रपति के नाम पे करेगा प्रधानमंत्री, निर्णय प्रधानमंत्री लेगा, प्रधानमंत्री जो चाहेगा वो निर्णय ले सकता है उस केस में, लेकिन वो जो साइन होंगे, जो डील फाइनल होगी, वो किसके नाम पर होगी? वो राष्ट्रपति के नाम पर होगी। और इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है कि संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में संरक्षित हैं और वो सीधे या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से उनको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। और साथ में जब संघ की कार्यकारी की बात आ गई तो वो यहाँ पर ये भी इंक्लूड करता है कि जो सेनाओं का प्रमुख होगा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आगे शायद ये आ जाएगा, उम्मीदवार में मैंने लिखा होगा, अगर नहीं भी लिखा है तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो सेनाओं का प्रमुख होगा, जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्मी का, वो राष्ट्रपति होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा और आप इसको नोट भी कर लीजिए एक पॉइंट बनाकर साथ में ही साइड में, कि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्मी का, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, या एकदम सरल शब्दों में, ये आपको किताबों में शायद ना लिखा मिले, वो देश का सेनापति होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 54 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। दैट मीन्स, देखिए, मैं पीछे एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या रीज़न है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बराबर भी नहीं हैं। देखिए, जब ये दोनों पद बन रहे थे शुरुआत में, तब ये इस चीज़ पे बहुत बहस हुई कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कम रखी जाएं या बराबर रखी जाएं, अगर ऐसा होता है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आखिर क्या रीज़न है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के बराबर नहीं हैं। देखिए, तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक तो है इलेक्शन प्रोसीजर। देखिए, प्रधानमंत्री का जो, जैसे प्रधानमंत्री जो चुना जाता है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन सांसदों का होता है, राइट। लोकसभा का इलेक्शन होता है, उस लोकसभा के इलेक्शन में सांसद जो होते हैं, सांसद वो संसद में चुनकर जाते हैं, राइट। वो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट के अंदर हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि, मतलब जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि आप वोट करेंगे और आप जिनको वोट करेंगे फिर वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट, लेकिन वो आपसे हर बार परमिशन नहीं लेंगे। तो ये होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमने जिनको वोट किया वो तो ठीक है, फिर आगे अगर कोई कानून बनना है तो उसमें भी हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो मैं अब आपको शायद इस चीज़ को बेहतर से समझा पाऊँ। तो फॉर एग्जांपल, जैसे सांसद होते हैं, ठीक है, लोकसभा का जैसे अभी चुनाव हुए 2024 में, तो यहाँ पर हमने सांसदों को वोट दिया, हमने प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया। याद रखिएगा, ये भारत की एक तरीके से परंपरा बनती जा रही है, लेगेसी बनती जा रही है कि किसी एक जो व्यक्ति है उसके नाम पर वोट लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करंट में प्रधानमंत्री मोदी, तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उनके आप देखेंगे कोई भी इलेक्शन होगा तो उनका नाम सबसे पहले आ जाएगा। तो ये एक लेगेसी, मतलब ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, किसी भी पार्टी का आप देख लीजिए उसके साथ यही होता है। जैसे आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो अरविंद केजरीवाल हर जगह प्रचार करते हैं, और अगर सपा की बात करो तो अखिलेश यादव सब जगह प्रचार करते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में जाओ तो कोई भी इलेक्शन होगा तो जो ममता बनर्जी जी हैं वो सब जगह प्रचार करती हैं। तो मैं एक व्यू दे रहा हूँ आपको कि अब भारत की ये लेगेसी बनती जा रही है। ठीक है, तो जो हम लोग वोट देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लोकसभा की केस में बात कर रहा हूँ, तो जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो हमने वोट तो बीजेपी के नाम पे दिया या नरेंद्र मोदी, या फॉर एग्जांपल हमने जिसको भी वोट दिया, ठीक है, तो हमने उस कैंडिडेट के नाम पे नहीं दिया। कि हम लोग को शायद बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि उनके एरिया से कौन सा कैंडिडेट लड़ रहा है, लेकिन हमने पार्टी के हिसाब से वोट दे दिया, करेक्ट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो जो लोग जिनको हम वोट दे रहे हैं वो हम लोग संसद के लिए सांसद चुन रहे हैं, ठीक है। फिर जो हमने सांसद चुने हैं उन सांसदों में जिस भी पार्टी के मेजॉरिटी सांसद होंगे वो सरकार बना लेंगे, और उन सांसदों में से एक सबकी पूरी पार्टी की सलाह से जो प्रमुख होगा, ठीक है, वो जिसको चाहे उसको वो प्रधानमंत्री
बनाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को जब वो कहेंगे कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? और फिर वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। दैट मीन्स प्रधानमंत्री के पद के लिए इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पीछे यूपीएससी में आ चुका है कि वो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं ऐसे बना, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते, पर मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। आपके पास ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है। वो इलेक्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वो चुना जाता है कि जो जिनको हमने वोट दिया, जो जिन सांसदों को हमने वोट दिया, उन सांसदों में से एक को प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री हमेशा अपॉइंट होता है। दैट मीन्स प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है, लेकिन इलेक्ट नहीं होता है। इस चीज़ को याद ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाली हैं। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ना कि इलेक्ट होता है, ठीक। तो अब मैं वापस से आ जाता हूँ। तो जो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति जो होता है, अब देखिए जो सांसद बना, जैसे कोई सांसद, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा और वो वहाँ से जीत गए, लेकिन उन्होंने जीता क्या? सांसद की सीट को जीता। अब वो सांसद की सीट पे रहते हुए उनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया, तो वो वाराणसी से सांसद भी रहेंगे, साथ में वो प्रधानमंत्री के पद पे भी बने रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये मैं इसको बस यहाँ पे इस चीज़ को मैं समझाने के लिए जो रोक रहा था वो ये है कि प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री के पद पे जो भी व्यक्ति होता है वो उसको जनता डायरेक्ट चुन के भेजती है। आप समझ रहे हो मैं क्या करूँ? उसको जनता डायरेक्ट चुन कर भेजती है। और जो राष्ट्रपति के पद पे नियुक्ति होती है, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया, उसको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसे इस वक्त करंट में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। तो उनका जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो वो इलेक्ट हुई हैं, लेकिन क्या उनके इलेक्शन में जनता ने वोट दिया डायरेक्ट? नहीं। हमने जिनको चुन के संसद में भेजा, या जनता ने जिन लोगों को चुनकर संसद में या विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में भेजा है, वो लोग राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट करते हैं। दैट मीन्स ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है। प्रधानमंत्री के केस में क्या था कि हमने उस सांसद को डायरेक्ट वोट करके चुना और फिर उस सांसद को प्रधानमंत्री बना दिया। दैट मीन्स जो प्रधानमंत्री बन के गया है उसको, उसके लिए डायरेक्ट वोटिंग हुई है, जनता ने उसके लिए डायरेक्ट वोट किया है। लेकिन तभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, उसका इलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। इलेक्ट सांसद किया जाता है, फिर वो सांसद प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री के पद पे रहेगा उसको उसको डायरेक्टली वोटेड किया गया है जनता के द्वारा। तो जनता ने उसको सांसद के लिए चुना और फिर उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री है उसका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। दैट मीन्स मतलब मेरा कहने का मतलब है जो सांसद है उसका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और फिर वो प्रधानमंत्री बना। लेकिन जो राष्ट्रपति है उसको उन लोगों ने वोट किया जिनको हमने डायरेक्ट चुना, ठीक है। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि अभी 2024 में जो चुनाव हुए, ठीक है, इसमें 543 लोग इलेक्ट हुए और इन 543 में से एक पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, ठीक है। लेकिन जो 543 लोग हैं वो उन सब को इलेक्ट किया गया है डायरेक्ट वोटिंग से, हमने जाकर वोट किया, ठीक है, फिर वो जीते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने जाकर उनको वोट दिया, तब वो पता चला रिजल्ट में कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो जो लोग जीत गए वो लोकसभा का चुनाव था, इसलिए वो क्या हो गए? संसद के मेंबर हो गए। दैट मीन्स उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और इन्हीं को एमपीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एमपी हैं ये डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट हुए हैं। अब इन एमपीज में से एक प्रधानमंत्री बन गया जो है हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो जो नरेंद्र मोदी हैं ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट वोट करके जिताया गया, मतलब जनता ने इनको डायरेक्ट वोट किया। लेकिन जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे राष्ट्रपति, तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी के इलेक्शन में जनता ने डायरेक्ट वोट किया? क्या आपने राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए आप गए थे वोटिंग करने? नहीं।
उनके जो इलेक्शन हुए थे, उनके इलेक्शन में जो लोग वोट करते हैं वो होते हैं जिनको हमने भेजा है। तो जो ये 2024 में 543 लोग इलेक्ट होके संसद गए हैं, आगे जब भी चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, तो ये 543 लोग प्लस राज्य में भी जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे भी जो इलेक्ट है, मतलब कुल मिला के जितने लोग जनता के द्वारा इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, विधानसभा में और जो संसद है हमारी उसमें, वो लोग राष्ट्रपति के पद पे जो इलेक्शन होंगे उसमें वोट करेंगे। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, और जो संसद के सदस्य हैं उनके लिए जो वोट हुआ है वो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको ये बात समझ में आ गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और क्यों प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बराबर नहीं हो सकती। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो पद के, जैसे प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति है उसको डायरेक्ट जनता ने चुन के भेजा है, ठीक है, दैट मीन्स ये जन आदेश है। आपने जन आदेश सुना होगा, दैट मीन्स ये जन आदेश है। और भारत का संविधान क्या करता है कि हम लोग या जनता ये निर्धारित करेगी, या संविधान की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो किस में है, जनता में निहित है। तो अगर जनता चुन के भेज रही है तो इसका मतलब है जनता क्या चाहती है कि कौन हम पे रूल करे, या रूल का मतलब, मेरे कहने का मतलब आज के प्रेजेंस में है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कौन उनको रिप्रेजेंट करे, वो है जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। ठीक, लेकिन जो राष्ट्रपति है उनको जनता ने नहीं चुना, उनको उन लोगों ने चुना जिनको हमने चुना। इसलिए राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ कम होनी चाहिए, क्योंकि जनता क्या चाहती है, वो हमारा लीडर हो जिसको हमने चुना है, वो नहीं जो इनडायरेक्टली चुना गया, क्योंकि जनता ने राष्ट्रपति के पद के लिए वोट नहीं किया। ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पद से प्रधानमंत्री के पद की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पद की शक्तियाँ से बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसीलिए ताकि ये कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, फॉर एग्जांपल ये अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है, प्रधानमंत्री डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मैं मानता हूँ, मतलब प्रधानमंत्री पद पे जो सांसद होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, ये बात तो ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, मैं मतलब एक इनडायरेक्ट वे में कह रहा हूँ प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है, मेरा कहने से मतलब है सांसद इलेक्ट होके जाते हैं, फिर उनमें से एक प्रधानमंत्री बनता है, तो मैं अब सांसद ही बोलूँगा। तो जो सांसद प्रधानमंत्री के पद पर है वो डायरेक्ट इलेक्ट होके वहाँ पहुँचा है, ठीक है। और अब आपके दिमाग में आएगा ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि हम राष्ट्रपति के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन करवा दें, ठीक है, साथ में ही हो सकते थे दोनों इलेक्शन। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए अगर हमने फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन आ गई, या हमने नियम बदल दिए, संसद ने कानून बना दिया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन भी अब डायरेक्ट होंगे, या जनता डायरेक्ट वोट करके राष्ट्रपति को इलेक्ट करेगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच पावर की लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई कैसी कि राष्ट्रपति कहेगा कि हमको भी जनता ने चुन के भेजा है, ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा शक्ति कैसे होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री कहेगा कि हमें भी जनता ने चुन के भेजा है, चुन के मतलब जो सांसद है वो कहेगा कि हमको भी जनता ने चुना है, तो हमारे पास भी शक्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पर फिर जो पावर की लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी। और आप सोच के देखो, किसी कंट्री में दो सबसे बड़े पद अगर पावर के लिए लड़ रहे हैं, तो उस कंट्री की कंडीशन क्या हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को किया गया कि प्रधानमंत्री प्रमुख होगा, दैट मीन्स प्रधानमंत्री के पद पे जो सांसद है वो डायरेक्ट इलेक्ट हुआ है, इसलिए वो प्रमुख होगा, उसके पास सारी शक्तियाँ होंगी, या मैक्सिमम पावर उसके पास होंगी। और जो राष्ट्रपति है उसको इनडायरेक्ट चुना गया है, और जो भी काम होंगे, या भारत में जितने भी कानून बनेंगे, कोई भी डील साइन होगी अदर कंट्रीज़ के साथ या अंदर भी, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगी। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी शक्तियाँ और प्रधानमंत्री की शक्तियों में अंतर क्यों है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम लोग आर्टिकल 54 को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति को जो चुना जाएगा उसके चुनने से पहले एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। दैट मीन्स राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट में जनता तो वोट नहीं करेगी, लेकिन अगर इनडायरेक्ट हो रहा है तो, लेकिन चुनाव तो हो रहा है, कोई तो वोट करेगा, तो वो वोट कौन लोग करेंगे, उसके लिए निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। फिर ये तय किया जाएगा कि उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे जो राष्ट्रपति के जो पद के लिए इलेक्शन है उनमें वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, मतलब अनुच्छेद जो आर्टिकल 54 है वो ये तय करता है कि एक निर्वाचक मंडल होगा जो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करेगा। ठीक है, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो संसद और विधानसभा, ठीक है, संसद और राज्य की विधानसभा के चुने हुए लोग,
चुने हुए के लोग, दैट मीन जिनको जनता ने डायरेक्टली इलेक्ट किया है, वो लोग सिर्फ वोटिंग करेंगे। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, अगर पढ़ा है तो भी अच्छी बात है। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा होती है उसमें 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब कंफ्यूज ना होना कि राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात हो रही तो राष्ट्रपति कैसे, पहले से कोई तो इलेक्ट होके बैठा होगा ना, तो पहले से जो इलेक्ट होके राष्ट्रपति बैठा है वो 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करने की उनके पास पावर होती है। ठीक है, कुछ बेसिस होते हैं, तो उनके बेस पे 12 लोग को इलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। दैट मीन्स राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने फिर से क्या बोला था, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ वो लोग होंगे जो राज्य की विधानसभा, और राज्य मतलब राज्य की विधानसभा प्लस यूटी, यूनियन टेरिटरी, सबको मिला के। तो राज्य की विधानसभा अगर कहीं पर, जैसे दिल्ली में यूनियन टेरिटरी में है विधानसभा, ठीक, तो राज्य की विधानसभा प्लस संसद की जितने भी सांसद हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग जो जिनको डायरेक्टली जनता ने इलेक्ट किया है। ठीक है, तो विधानसभा के सारे लोग जो इलेक्ट होके गए हैं, और संसद के दोनों सदनों के सारे लोग जो इलेक्ट हुए हैं, ना कि वो जिनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इतने लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे अगर ज़रूरी होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, विच इज़ 55। और एक्चुअली में मैंने 55 को जो पढ़ाने का डिसाइड किया है वो मैं एक सेपरेट अलग टॉपिक बना के पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें वोट वैल्यू की बात होती है। और मैं इसको ब्रीफ में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वोट वैल्यू से यहाँ पे क्या मतलब है। कि जैसे कि हर स्टेट के जैसे जो एमपीज़ होते हैं, दैट मीन्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और जो एमएलएज होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं स्टेट के, उनकी वैल्यूज़ में अंतर होता है। ठीक है, उनकी जो वोट की वैल्यू होती है उसमें अंतर होता है। ठीक है, हो सकता है किसी जो एमपीज़ हैं उनकी वोट की वैल्यू मान लेते हैं कि 1000 है, एक वोट की वैल्यू, दैट मीन्स एक मेंबर जो वोट करेगा तो उसको 10,000 काउंट किया जाएगा। और वहीं जब एमएलए, एक वोट एमएलए का आएगा, तो हो सकता है कि एमएलए की जो किसी स्टेट की, किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो एमएलए की वैल्यू निकल के आएगी, मान लेता हूँ कि वो जैसे 100 है, तो उसको 100 काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो एमपीज़ और एमएलए की वोट वैल्यू भी अलग होती है, सेम इसी तरह अलग अलग स्टेट के जो एमएलएज होते हैं उनकी आपस में भी वोट वैल्यू अलग अलग होती है। और ये एक फॉर्मूले के बेस पे निकलता है, मतलब कि 1971 में किसी स्टेट की क्या पॉपुलेशन थी और वहाँ पे कितने एमएलए हैं, उस बेस पर हर स्टेट की अलग अलग वोट की वैल्यू निकलती है। फिर उस वोट की वैल्यू को काउंट किया जाता है, मतलब वोटिंग के बाद, इलेक्शन में वोटिंग के बाद उस वोट की वैल्यू को काउंट किया जाता है इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए। तो हम लोग आगे इलेक्शन का प्रोसीजर पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको और कोशिश करेंगे समझने के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इसको अलग से सेपरेट पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा टॉपिक है समझने के लिए, राइट। तो हालांकि मैंने आपको इतना ज़रूर समझा दिया कि कैसे क्या कंडीशन होती है आर्टिकल 55 के अंदर वोट की वैल्यू को लेकर। ठीक है, कैसे वोट की वैल्यू निकलती है वो एक थोड़ा ट्रिकी है, तो उसके लिए मैं अलग से इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 56, और ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा जिस दिन से वह अपने कार्यभार को निभाने के मतलब जिस दिन से अपने वो पद पर स्थापित होंगे। तो दैट मीन्स मान लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मान लीजिए जैसे आज राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, ठीक है, और राष्ट्रपति का जब इलेक्शन हुआ तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे द्रौपदी मुर्मू जी और किसी दूसरे जो व्यक्ति थे उनके बीच में इलेक्शन हुआ और द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई। ठीक है, लेकिन वो उनका जो जीतने के बाद से उनका समय नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, वो 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए अपने पद पर रहेंगी। लेकिन अगर कोई महाभियोग या कुछ इस तरीके का नहीं होता है, मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल कंडीशन में उनको इलेक्ट किया गया और उनके 5 साल, पूरे 5 साल अपने पद पे बने रहेंगे, लेकिन उनका जो 5 साल काउंट होगा वो इलेक्शन जीतने से नहीं काउंट होगा। उनका 5 साल काउंट होगा जब वो शपथ लेकर शपथ लेकर राष्ट्रपति के पद पर स्थापित हो जाएंगी, तब से उनका जो कार्यकाल है उसकी काउंटिंग शुरू होगी और अगले 5 साल तक वो अपने कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पुनर्चुनाव के लिए पात्रता मापदंड और उनकी कार्यक्षमता विस्तार से विवरित है।
यहाँ पर मैं आपको इसको इस तरीके से समझा देता हूँ कि आप इतना जान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है वो फिर से एलिजिबल होता है। मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ना राष्ट्रपति के लिए ना ही प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, जैसे अमेरिका में ये रूल है कि एक कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, अगर उसने 2 कार्यकाल अपने पूरा कर लिए तो अब उसको उस पद से हटना ही पड़ेगा, अब कोई दूसरा ही राष्ट्रपति बनेगा, वो नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर आर्टिकल 57 में आप इसको ये समझ लीजिए। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो उनके निर्देशन में मतलब उनके कर्तव्य क्या होंगे, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में बता रखा गया है। और हाँ, अनुच्छेद 56 में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 56 जो है उसमें महाभियोग की बात भी करी गई है, लेकिन जो प्रोसीजर है महाभियोग का वो आर्टिकल 61 में। ठीक है, तो आप मतलब मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आर्टिकल्स के बारे में। तो आप जब इनको किसी अपने नोट्स में पढ़ेंगे, किसी बुक में पढ़ेंगे, हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लक्ष्मीकांत को पढ़ें। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें डिटेल में दे रखा है, आप वहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आर्टिकल्स का, ताकि मैं जो आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आएंगी डिटेल में, इम्पीचमेंट एंड ऑल दैट। पर अभी के लिए मैं इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि जो मैं आगे पढ़ाऊँगा वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। ठीक है, आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका क्या होगा। ठीक है, कर्तव्य क्या होंगे, निर्देशन क्या होंगे, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, और उसका विस्तार मतलब उसको वो डिटेल में बताया गया आर्टिकल 58 के अंदर। आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, मतलब शपथ कौन किसके निर्देशन में ली जाएगी, कौन प्रोडम जो अधिकारी होता है वो कौन होगा, ऑल दैट। सो ये आर्टिकल इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव के समय उसके पद भरण हेतु निर्वाचित व्यक्ति के कार्यकाल की गणना। तो ये चीज़ मैंने पीछे आपको क्लियर कर दी है। और एक चीज़ और कि राष्ट्रपति, एक चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है, हालांकि ये आगे आएगी, पर मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राष्ट्रपति का जो ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति के 5 साल पूरे हो गए तब इलेक्शन होंगे, नहीं। किसी मतलब एक एक्सेप्शन में ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि देश में कुछ अनिश्चितताएं चल रही हैं, कोई युद्ध चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस कंडीशन में तो राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन एक्सेप्शन है। लेकिन नॉर्मली अगर सब कुछ सही है तो उस कंडीशन में ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हो सकता। नहीं, राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा होने से 6 महीने के अंदर, पूरा होने से पहले 6 महीने तक की चुनाव हो जाने चाहिए, राइट। या इसको साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि 6 महीने बचे होने तक चुनाव हो जाने चाहिए। दैट मीन्स, या बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, ताकि राष्ट्रपति का पद रिक्त ना रहे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर रिक्त हो गया तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा, नहीं। मतलब उसके लिए भी है, कानून है कि राष्ट्रपति का पद, मान लीजिए अगर मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, कोई भी कंडीशन आ गई जिसके कारण राष्ट्रपति के जो पद पे व्यक्ति था वो अयोग्य हो गया, उस कंडीशन में कोई टेम्परेरी राष्ट्रपति, मतलब कि जैसे जो भारत में नियम है उसके हिसाब से उप राष्ट्रपति जो होंगे वो उस पद को संभालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो चुनाव पद रिक्ति से पहले ही हो जाने चाहिए ताकि राष्ट्रपति का पद रिक्त ना रहे। दैट मीन्स जो प्रेजेंट का राष्ट्रपति है, जैसे ही उसका कार्यकाल पूरा हो तो दूसरा राष्ट्रपति जो भी इलेक्ट हुआ है वो उस पद पर स्थापित हो जाए। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे मैंने पीछे आपको बताया था आर्टिकल 53 आई थिंक, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी काम बिना राष्ट्रपति के परमिशन के नहीं होगा। दैट मीन्स सारी चीज़ें जो भी होंगी राष्ट्रपति के नाम पे होगी। अब सोचिए राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पेंडिंग है वो पेंडिंग ही रहेंगी, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के मुहर के वो आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए राष्ट्रपति के पद को रिक्त नहीं रखा गया। ठीक है, अगर किसी अपवाद में ऐसा होता भी है तो तुरंत कोई ना कोई उस पावर को यूज़। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, विच इज़ 55। और एक्चुअली में मैंने 55 को जो पढ़ाने का डिसाइड किया है वो मैं एक सेपरेट अलग टॉपिक बना के पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें वोट वैल्यू की बात होती है। और मैं इसको ब्रीफ में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वोट वैल्यू से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे कि हर स्टेट के जैसे
जो एमपीज़ होते हैं, दैट मीन्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और जो एमएलएज होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं स्टेट के, उनकी वैल्यूज़ में अंतर होता है। ठीक है, उनकी जो वोट की वैल्यू होती है उसमें अंतर होता है। ठीक है, हो सकता है किसी जो एमपीज़ हैं उनकी वोट की वैल्यू मान लेते हैं कि 1000 है, एक वोट की वैल्यू, दैट मीन्स एक मेंबर जो वोट करेगा तो उसको 10,000 काउंट किया जाएगा। और वहीं जब एमएलए, एक वोट एमएलए का आएगा तो हो सकता है कि एमएलए की जो किसी स्टेट की, किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो एमएलए की वैल्यू निकल के आएगी, मान लेता हूँ कि वो जैसे 100 है तो उसको 100 काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो एमपीज़ और एमएलए की वोट वैल्यू भी अलग होती है सेम। इसी तरह अलग अलग स्टेट के जो एमएलएज होते हैं उनकी आपस में भी वोट वैल्यू अलग अलग होती है, और ये एक फॉर्मूले के बेस पे निकलता है। मतलब कि 1971 में किसी स्टेट की क्या पॉपुलेशन थी और वहाँ पे कितने एमएलए हैं, उस बेस पर हर स्टेट की अलग अलग वोट की वैल्यू निकलती है। फिर उस वोट की वैल्यू को काउंट किया जाता है, मतलब वोटिंग के बाद, इलेक्शन में वोटिंग के बाद उस वोट की वैल्यू को काउंट किया जाता है इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए। तो हम लोग आगे इलेक्शन का प्रोसीजर पढ़ेंगे तब हम लोग इसको और कोशिश करेंगे समझने के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इसको अलग से सेपरेट पढ़ाऊँगा क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा टॉपिक है समझने के लिए, राइट। तो हालांकि मैंने आपको इतना ज़रूर समझा दिया कि कैसे क्या कंडीशन होती है आर्टिकल 55 के अंदर वोट की वैल्यू को लेकर। ठीक है, कैसे वोट की वैल्यू निकलती है वो एक थोड़ा ट्रिकी है, तो उसके लिए मैं अलग से इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, विच इज़ आर्टिकल 56। लेगेसी ये है कि वो हमेशा जो रूलिंग पार्टी है उनका मेंबर होगा। ठीक है, हम लोग इस चीज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन में बात करेंगे, अध्यक्ष के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं पास्ट में, यूपीएससी मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो आप यहाँ पर इसको, इस चीज़ को यहीं पर रख दीजिए, स्पीकर का पोस्ट, क्योंकि ये बहुत ही विवादास्पद पोस्ट है और इस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्यों लेगेसी बन गई और वो अभी तक चलती चली आ रही है। अगर आपने अभी रिसेंट की डिबेट सुनी होगी, जो मतलब जो ठीक ठाक न्यूज़ चैनल्स पे आती हैं, जो बायस नहीं है मैं कहूँगा, तो आपने रिसेंट की जो न्यूज़ सुनी होंगी उसमें आप देख रहे होंगे कि डिमांड की जा रही है या इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि जो की बार स्पीकर होगा वो बीजेपी पार्टी का नहीं होना चाहिए, राइट। वो जो कोलिशन में है, दैट मीन्स जो एनडीए में जो अदर पार्टीज़ हैं उनमें से कोई एक स्पीकर होना चाहिए। आखिर क्यों स्पीकर के ऊपर इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इतना डिबेट चल रही है? क्योंकि स्पीकर सारी चीज़ें हैंडल करता है। मैं उसको चीज़ को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो स्पीकर का जो पोस्ट है उसकी एक लेगेसी बन गई है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और डिराइव करता है, लेकिन उसको जो उन्होंने उस पर डिफ़ाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बेस पे चल देते एक लेगेसी बन गई है। हम लोग उसके डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं उपराष्ट्रपति के बारे में कह दूँ कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और फिर उपसभापति ऑल दैट उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है? अब देखिए, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो राष्ट्रपति की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो निर्वाचक मंडल होता है सब कुछ सेम होता है। निर्वाचक मंडल में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जैसे जो उपराष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो नहीं वोट करते हैं। उनके उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल जो संसद के सदस्य हैं सिर्फ वो वोट करते हैं। और प्लस आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, प्लस जो मनोनीत हुए हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। उन लोग को भी वोट करने की पावर होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो लोग वोट नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य वोट नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब यहाँ से उपराष्ट्रपति की पावर शुरू हो गई, तो मैं इन आर्टिकल्स को यहीं पर रोक रहा हूँ। मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक है पॉलिटी की, तो आप उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी होंगी। ठीक है, मैं अब आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, जैसे कि मैंने हालांकि पीछे भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, एक समरी थी हर आर्टिकल की। अब मैं हर एक चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी सारी दिक्कतें पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। आर्टिकल 53 कहता है केंद्र सरकार की कार्यक्षमता। केंद्र सरकार की कार्यक्षमता राष्ट्रपति में स्थापित होगी और वह सीधे या उसके अधीन अधिकारियों के माध्यम से संविधान में जो भी चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है,
यहाँ पर मैं जो फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने गलत पढ़ा है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ वास्तविक होती हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ नाम मात्र की होती हैं, बिल्कुल सही है। फिर अब जब ये पढ़ेंगे कि केंद्र की कार्यक्षमता की जो कार्यक्षमता है या जितनी भी कार्यपालिक शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति में निहित होने से यहाँ पे मतलब ये है कि जितने भी काम होंगे देश के अंदर, या मतलब कोई कानून आता है, कोई प्रस्ताव आता है, कोई विधेयक आता है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई डील साइन होती है किसी कंट्रीज़ के साथ, कोई एमओयू साइन होता है किसी कंट्रीज़ के साथ, उस कंडीशन में निर्णय कौन लेगा? मंत्रिपरिषद लेगी या प्रधानमंत्री के या प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद निर्णय लेंगे, लेकिन किसके नाम पर निर्णय लिए जाएंगे? वो होगा राष्ट्रपति। जब डील फाइनल होगी किसके नाम पर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी परमिशन देगा, उसकी मुहर लगेगी। दैट मीन्स निर्णय कौन लेगा? निर्णय वही ले रहा है जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ हैं, लेकिन नाम किसका होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 53 का मतलब ये है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं है, मुझे लगा था मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, शायद मिस हो गया है। तो आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से कह दे रहा हूँ कि जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्मी का, वो राष्ट्रपति होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, आप कहीं पे साइड पे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, या मैं जो PDF दूंगा आप उसमें कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा कि जो सुप्रीम कमांडर होता है सेना का, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बस आर्टिकल 53 इतना ही था। आर्टिकल 54 जो कहता है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक, मतलब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब निर्वाचक मंडल एक बनेगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे जो राष्ट्रपति के पद के लिए वोटिंग करेंगे? द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये हम लोग कह सकते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज से मतलब निर्वाचक मंडल होगा, जिसमें कौन कौन लोग होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दैट मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा कि वो लोग जिनको इलेक्ट किया गया है। मैं फिर से इस चीज़ को जोड़ दे रहा हूँ, वो लोग जिनको इलेक्ट किया गया है, ना कि वो लोग जो नॉमिनेट हुए हैं। ठीक है, 12 लोग, आपने देखो पहले 2 लोग एंग्लो इंडियन होते थे लेकिन उसको हटा दिया गया, तो अब सिर्फ राज्यसभा में लोग इलेक्ट होते हैं, सॉरी नॉमिनेट होते हैं। उन जो 12 लोग वो नॉमिनेटेड हैं, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन से लोग निर्वाचक मंडल में होंगे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य वोट करेंगे, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स से मतलब यूटीज भी आ गए जहाँ पर विधानसभा है, एग्जाम्पल की दिल्ली। तो संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे, प्लस राज्य की विधानसभाओं में जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो लोग वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। इज दैट क्लियर? इतना ही था आर्टिकल 54। ठीक, आर्टिकल 54 में सिर्फ इतना ही है कि कौन से लोग निर्वाचक मंडल में होंगे जो राष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव होंगे उसमें वोट करेंगे। इज दैट क्लियर? करेक्ट।